सो हेलो गाइस, दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एडू हब। सो फाइनली हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस के वीडियो, जिसके लिए आप लोगों ने इतना सारा रिक्वेस्ट किया था। तो आपको मेरे चैनल में हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो, इंग्लिश एज वेल एज जियोग्राफी से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। तो क्यों ना हम पॉलिटिकल साइंस को भी कवर कर दे, तो एक सब्जेक्ट बचा हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द कोल्ड वॉर एरा, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाके जरूर कीजिए। एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो यार, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑल अबाउट दी कोल्ड वॉर एरा। तो लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से कुछ जो टॉपिक्स है उसको हटाए गए हैं, बाकी कुछ सेम है बाकी सारा टॉपिक। तो कुछ जो टॉपिक्स हटाए गए हैं उसको भी मैं अगर हो सके थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि आपको जो पूरा टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आए। हमारा मेन मोटिव यही रहेगा कि आपको कोल्ड वॉर एरा जो है इतने अच्छे से समझ में आ जाए ताकि आप ना भूलें, ठीक है। तो अगर हम कोल्ड वॉर एरा देखें तो कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है? कोल्ड वॉर का मतलब होता है, अगर हम हिंदी में बोले तो शीत युद्ध, ठीक है। कोल्ड वॉर को हम क्या बोलते हैं? शीत युद्ध। एंड ये जो टर्म है ये फर्स्ट किसने दिया था? बाय बर्नर्ड बरूक ने, ठीक है। अब ये बर्नर्ड बरूक कौन थे? ये एक अमेरिकन थे, ठीक है, बर्नर्ड बरूक। इन्होंने जो टर्म है ये दिया था, दैट इज कोल्ड वॉर। ओके, अब कोल्ड वॉर क्या होता है, कोल्ड वॉर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें किसी भी चीज को समझने के लिए पहले इसका बैकग्राउंड देखना होता है, ठीक है। तो अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाए, कोल्ड वॉर एरा के बैकग्राउंड में, तो हमें दिखेगा वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू जो कि 1939 से 1945 तक चला, ठीक है। 1945 के बाद से 1991 तक क्या चला? कोल्ड वॉर एरा। तो अब 1945 के बाद ऐसा क्या हुआ कि कोल्ड वॉर आया, ठीक है। तो इसलिए हमें 1939 से 45 का जो गैप में जो वर्ल्ड वॉर चला था उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम वर्ल्ड वॉर वन को ले तो इतना रेलिवेंस उसका नहीं है, बट वर्ल्ड वॉर टू का जो है उसका रेलिवेंस बहुत है कोल्ड वॉर एरा में। तो अगर हम ना वर्ल्ड वॉर टू की बात करें तो आपको पता होगा उस टाइम पे दो डिवीजन थे, दो पावर्स थी, दैट इज एलाइड पावर एज वेल एज एक्सेस पावर, ठीक है। दो पावर थे, एलाइड पावर एंड एक्सेस पावर। एंड एलाइड पावर में कौन कौन थे? यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन एज वेल एज फ्रांस, ठीक है। तो ये चार जो थे, चार कंट्रीज जो थे ये एलाइड पावर में थे। अगर हम एक्सेस पावर की बात करें तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? जर्मनी, जापान एज वेल एज इटली, ठीक है। तो जर्मनी, जापान, इटली, ये तीन कंट्रीज जो थे ये एक्सेस पावर में थे, एंड बाकी जो चार कंट्रीज थे ये किस में थे? एलाइड पावर में थे। तो अगर हम एक्सेस पावर की पहले बात करें तो एक्सेस पावर में अगर हम पहले देखें जर्मनी, तो जर्मनी को अमेरिका एज वेल एज यूएसएसआर, जो आज का जो रशिया, वो तो रशिया बाद में, पहले वो यूएसएसआर था, ठीक है। तो यूएसएसआर एंड ब्रिटेन ने, तीनों ने मतलब घेर के मारा था। तो ये जो जर्मनी है ही इज आउट फ्रॉम द गेम, ठीक है। बिकॉज हिटलर इतने ज्यादा एम्बिशियस हो गए थे तो इसका अंत जो था बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ था। लोग कहते हैं कि इन्होंने आत्महत्या की थी, बट इनकी जो डेथ है वो बहुत मिस्टीरियस है अभी भी। तो कोई कुछ भी हो, जर्मनी का जो है दी एंड हो गया था, तो ही इज आउट फ्रॉम द गेम। उसके बाद अगर हम इटली की बात करें तो इटली को भी इन्होंने बंदी बना लिया था यूएस वालों ने, तो ये भी समवट आउट फ्रॉम द गेम। एंड अगर हम जापान की बात करें तो जापान जब आउट हुआ, मीन्स जापान पे जब दो बम गिराए गए, दैट इज हिरोशिमा एंड नागासाकी में, दोनों अलग अलग दिन में जब बम गिराए गए बाय यूएसए, तब क्या हुआ? ये वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ। तो जापान भी जो है ये वर्ल्ड वॉर टू में क्या हुआ था? गया था, ठीक है। तो ये जो तीनों एक्सेस पावर में जो तीनों कंट्रीज थी दे आर ऑल गॉन, ठीक है। एंड इधर अगर हम देखें एलाइड पावर, इसमें ब्रिटेन एंड फ्रांस को अगर देखें तो ये अमेरिकन यूएसएसआर की तुलना में बहुत एक छोटी कंट्री, या फिर उस टाइम पे जो है वर्ल्ड वॉर की वजह से इकोनॉमिकली इतनी ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे सारी कंट्रीज, बट फिर भी अगर हम बात करें तो यूएस एंड यूएसएसआर उस टाइम पे जो है आए थे बन के पावर, ठीक है। यूएस एंड यूएसएसआर जो एक टाइम पे एक ही पावर के जो थे, एक ही ग्रुप के जो थे, वो आगे जाके क्या हुए? इमर्ज हुए एज अ पावर। एंड इनकी वजह से सारा जो रामायण है वो हुआ, जिसकी वजह से आपको पढ़ना पड़ रहा है कोल्ड वॉर के बारे में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में
क्या था, इन दोनों के बीच में था एक आइडियोलॉजिकल वर्ड। अब यूएस की आइडियोलॉजी क्या थी, डेमोक्रेसी लाना, कैपिटलिज्म लाना, प्राइवेटाइजेशन वगैरह वो ज्यादा प्रमोट करते थे। एंड अगर हम यूएसएसआर की बात करें तो ये कम्युनिज्म, सोशलिज्म, इन सबको ज्यादा प्रमोट करते थे। मीन्स इनकी आइडियोलॉजी यही थी, ठीक है। अब जब दोनों को पता चल गया कि हम ही है सब करता धरता इस पूरे विश्व के, तो इन्होंने अपने आप को ज्यादा ऊंचाई में या फिर अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश किया। तो एंड इस वजह से जो है दोनों में एक रेस छिड़ी कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, यूएस है कि यूएसएसआर है, किसकी आइडियोलॉजी बेस्ट है, ठीक है। तो ये जो है इस वजह से क्या हुआ, कोल्ड वॉर। एंड ये कोल्ड वॉर कौन सी वॉर है, ये कोल्ड वॉर शीत युद्ध है। शीत युद्ध का मतलब कि ये एक ऐसा वॉर था या फिर एक ऐसा युद्ध था जो फिजिकली नहीं लड़ा जा रहा था बट फिर भी वॉर चल रहे थे, ठीक है। कोल्ड वॉर बेसिकली यही है, ठीक है। कोल्ड वॉर में कोई ऐसा नहीं हो रहा था जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में जो हो रहा था, फिजिकली हम देख पा रहे थे कि वॉर हो रहा था। ये कोल्ड वॉर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था बट फिर भी जो है एक वॉर चल रहा था। तो एरिक हॉब्सब्राउन ने क्या बोला था, एरिक हॉब्सब्राउन, ठीक है, ये आपके बुक में नहीं मिलेगा, मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, अगर चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। एरिक हॉब्सब्राउन ने बोला था दैट इट इज अ न्यू वे ऑफ वॉरफेयर, ठीक है। ये एक नया तरीका है युद्ध करने का कि युद्ध हो नहीं रहा बट फिर भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था ना, यहाँ पे ये हो रहा था कि दोनों ही अपने आप को मतलब प्रूव कर रहे थे कि हम सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो ये अपने मिलिट्री बढ़ा रहे थे, ये अपने क्या कर रहे थे, अलायंस बना रहे थे। एंड दोनों के बीच में मतलब टेंशन चल रही थी, कंपटीशन चल रही थी और कंटेस्टेशन चल रही थी, ठीक है। तो अगर हम कोल्ड वॉर की बात करें तो एक कंपटीशन है दोनों के बीच में, एक टेंशन का माहौल है, ठीक है, बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। एंड मिलिट्री बिल्डअप चल रहे थे, यहाँ पे अलायंस बन रहे थे। बट उससे भी ज्यादा मेन इनका एक क्या रीजन था, दैट इज आइडियोलॉजिकल वॉर। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, आइडियोलॉजी, ठीक है। आइडियोलॉजिकल वॉर की वजह से ये सारी घटनाएं हुई। तो इतना समझ आ गया, दिस इज अ आइडियोलॉजिकल वॉर। एंड एरिक हॉब्सब्राउन ने एक और भी बात बोली थी दैट इट इज अ आइडियोलॉजिकल टेनिस मैच, ठीक है। यहाँ पे आइडियोलॉजी की मैच चल रही है, टेनिस मैच चल रही है। तो दैट इज ऑल अबाउट द कोल्ड वॉर। एंड कोल्ड वॉर में एक ऐसा पार्ट आया, ठीक है, 1961-62 में एक ऐसा पार्ट आया जब लगा कि शायद अब युद्ध हो जाएगा, शायद अब लड़ाई हो जाएगी, बट हुई नहीं। वो कौन सा टाइम था, दैट इज आपका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है। तो देखो अगर हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को देखें, ठीक है, हमें पता है कि जो कोल्ड वॉर चल रहा था यूएस यूएसएसआर के बीच में चल रहा था। तो यहाँ पे क्या है, यूएस है, यहाँ पे क्या है, यूएसएसआर, ठीक है। एंड क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रहा तो क्यूबा भी होगा। क्यूबा समवट हियर है, ठीक है, एक छोटा सा जो है आइलैंड है जो कि अमेरिका से बहुत पास है, ठीक है। एंड यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था फिडेल कास्ट्रो, यूएसएसआर के थे निकिता क्रुश्चेव, एंड यहाँ पे थे यूएस में थे जॉन एफ कैनेडी, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। एंड 1961 एंड 1962 ये दोनों ईयर याद रखने हैं, ठीक है। तो आपको इतने नाम याद रखने हैं, क्यूबा होगा बिकॉज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, यूएस का नाम याद रखना है, यूएसएसआर का रखना है, 1961-62 याद रखना है, ठीक है। अब क्या हुआ था, देखो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में ये जो यूएसएसआर था एंड ये जो क्यूबा थे, ये दोनों मतलब फ्रेंड थे, एलाई थे, ठीक है। ये दोनों मतलब इन दोनों में रिलेशन था। यूएसएसआर जो है क्यूबा को डिप्लोमेटिक एज वेल एज फाइनेंशियल जो है सपोर्ट देते थे। एंड क्यूबा को इसलिए देते थे बिकॉज क्यूबा जो है कम्युनिज्म में बिलीव करता था, तो इनकी जो आइडियोलॉजी है मैच करती थी। तो 1961 में निकिता क्रुश्चेव जो इनके प्रेसिडेंट थे, इनको अचानक क्या लगा, तो ये जो पूरी घटना है पूरे मतलब एप्रीहेंशन में बेस्ड है या पूरे इसी में बेस्ड है कि उनको ये लगा इसलिए उन्होंने ये किया, ठीक है। तो मतलब जैसे निकिता क्रुश्चेव को 1961 में ये लगा कि क्यूबा इतना ज्यादा पास है यूएस के, तो यूएस कभी भी क्यूबा में घुस के जो है फिडेल कास्ट्रो को ओवरथ्रो करके अपनी रूल लगा सकता है। मींस यूएसए कभी भी यहाँ पे आके अपनी रूल लगा सकता है एंड जो फिडेल कास्ट्रो थे जो उनके दोस्त थे उनको हटा सकते हैं, ये उनको लगा। तो इसी के बेस पे 1962 में इन्होंने क्या किया, उस डर के मारे इन्होंने जो
जो न्यूक्लियर मिसाइल वगैरह है यहाँ पे रखना शुरू कर दिया। अब देखो क्यूबा में जब से ये रखना शुरू कर दिया, क्यूबा में इन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह भेजे, रखना शुरू कर दिया। एंड ये फर्स्ट टाइम था पूरे, अगर हम देखें, जब यूएस को इतनी क्लोजली टारगेट किया गया था। ठीक है, अगर क्यूबा से कोई भी मिसाइल यहाँ पे जाता तो ये काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा सकता था, काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ को हार्म कर सकता था, बिकॉज ये काफ़ी क्लोज रेंज में है। तो न्यूक्लियर मिसाइल्स तो आपको पता है बहुत ज़्यादा पावरफुल होते ही हैं, एंड अगर आप किसी के बहुत ज़्यादा पास रख दो तो उनके और ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो और ज़्यादा तबाही मचाए। एंड 3 वीक के बाद जो है यूएस को पता चला कि ऐसा कुछ चल रहा है। अब जॉन एफ कैनेडी एंड इनके जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह थे, इनका हाल ऐसे हो गया था कि हम कुछ भी करके जो है इसको रोकेंगे। मतलब ये ऐसा सिचुएशन आ गया था जहाँ पे वो एकदम तैयार हो गए थे कि हम कुछ भी करेंगे। ठीक है, वॉर के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो गए थे, बट सही वक्त पे ये मान गए, यूएसएसआर के दोनों मान गए, तो इतना कुछ हुआ नहीं। फिर भी यूएस ने बोल रखा था कि अगर यूएसए की कोई भी शिप आती है यहाँ पे, यूएसएसआर की कोई भी शिप यहाँ पे आती है तो इसको सीरियसली लिया जाए। ठीक है, ये इसको संकेत लिया जाए कि यूएसएसआर मतलब बहुत ज्यादा सीरियस है, नहीं ये चाहते हम वॉर करें। बट लास्ट में ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट ये एक ऐसा पॉइंट आ गया था जहाँ पे लग रहा था कि शायद दोबारा कुछ हो जाएगा। बट ऐसा कुछ ना होने के पीछे एक लॉजिक थी, एक रीजन थी, दैट इज द लॉजिक ऑफ डेटरेंस। ठीक है, लॉजिक ऑफ डेटरेंस। तो ये लॉजिक ऑफ डेटरेंस क्या है? ठीक है, लॉजिक ऑफ डेटरेंस है कि हमने वर्ल्ड वॉर 2 में जैसे देखा था कि कितना ज्यादा बैडली इफेक्ट हुए थे, कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो अगर हम दोबारा वॉर में आते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा किसी एक को विनर घोषित करना, बिकॉज दोनों ही तरफ है बैडली हिट होंगे। पहले से इकोनॉमी इनकी जो है लॉस में है, ऊपर से अगर दोबारा वॉर हुआ तो और ज्यादा नुकसान होगा और उसमें कोई विनर ही नहीं होगा। तो अगर कोई वॉर हुआ तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा डेंजरस होगा। तो एक जो लॉजिक है, लॉजिक ऑफ डेटरेंस मींस दोनों के अंदर ये डर था कि अगर इसने मेरे पे हमला कर दिया या फिर मैंने उस पे हमला कर दिया तो भी कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा क्या होगा, और ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो ये लॉजिक ऑफ डेटरेंस था जिसकी वजह से ये डायरेक्ट वॉर नहीं कर रहे थे। ओके, अब डायरेक्ट वॉर नहीं कर रहे थे, अपना पावर शो कैसे करें? काफी ज्यादा इन्होंने क्या किया था, बहुत ज्यादा चालाकी की थी, काफी सारे रास्ते निकाले थे। जैसे फर्स्ट है अलायंस बिल्डिंग। ठीक है, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, अलायंस बिल्ड करना शुरू कर दिया था। अलायंस मतलब क्या होता है कि जो मतलब इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करे या फिर इनको सपोर्ट करे। अलायंस क्या होता है, दोस्त होता है। तो अलायंस बिल्डिंग करना शुरू कर दिया था। मान लो कि मेरे अलायंस में या फिर मेरे सपोर्ट में अगर काफी ज्यादा लोग हैं तो उसको हम ज्यादा पावरफुल मानेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहे थे, अलायंस बिल्ड करना शुरू कर दिए थे। दैट इज फर्स्ट जो हुआ था वो था यूरोप में। तो अगर हम यूरोप में देखें तो यूरोप में जो है फर्स्ट डिवीजन हुआ था ईस्ट एंड वेस्ट का। ठीक है, तो ये जो वेस्ट साइड थी ये किसकी तरफ थी, यूएस की तरफ थी। अगर हम फ्रांस, स्पेन, यूके ये सब कंट्रीज देख ले तो ये सारे थे यूएस की तरफ। एंड ये जो कंट्रीज थे रोमानिया, बुल्गारिया, ठीक है, यूक्रेन, ये कहाँ पे थे, यूएसएसआर की तरफ थे। तो ये जो पूरा साइड था यूरोप का ये यूएसएसआर का था एंड ये जो था यूएस की तरफ। एंड यूएस ने क्या फॉर्म किया था 1949 में, दैट इज नाटो। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे 12 जो है स्टेट्स थे, 12। ठीक है, 12 मेंबर्स थे। 1949 में नाटो बनाया गया था। इनका मेन एम था कि अगर नॉर्थ अमेरिका में या फिर यूरोप में किसी में भी हमला हुआ तो ये माना जाएगा कि इन सब पे हमला हुआ है, मतलब ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे। ओके, ये था नाटो। एंड 1959 में देखा देखी यूएसएसआर को भी कुछ बनाना था, तो 1955 में इन्होंने क्या बनाया, वार्सो। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया, वार्सो। तो इनके जितने भी अलायंस थे, इनके जितने भी मेंबर्स थे, ये किसके पार्ट थे, वार्सो पैक्ट के। एंड ये किसके मेंबर थे, नाटो के मेंबर थे। ठीक है, अब सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई थी कि अब यूएस क्या चालाकी कर रही थी, जो इसके मतलब अलायंस में नहीं आ रहा था तो किसी में दबाव बना के भी ला रहा था, मीन्स मिलिट्री से या फिर वैसे करके जबरदस्ती जो है अपने अंदर डाल रहा था। दैट इज हम ले ले अगर ईस्ट एशिया ले ले, वेस्ट एशिया ले ले, साउथ ईस्ट एशिया ले ले, तो वहाँ पे भी जाके यूएस जो है कब्जा करने लगा, अलायंस बिल्डिंग करने लगा। और वहाँ पे इन्होंने क्या बना दिया, सेंटो एंड
सियाटो, ठीक है, सेंटो एंड सियाटो। सियाटो मीन्स साउथ ईस्ट एशियन ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में जहाँ पे उन्होंने कब्जा किया था उसको साउथ ईस्ट एशियन ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेंट्रल ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिडिल वाले पोर्शन में, मिडिल एशिया में जो भी इन्होंने किया था इसमें सेंटो दे दिया, ठीक है। तो सियाटो, सेंटो एज वेल एज नाटो, ये तीनों जो है यूएस के थ्रू फॉर्म थे, ठीक है। एंड वार्सो पैक्ट में जो है यूएसएसआर के मेंबर थे। चाइना जो है वो यूएसएसआर में था बिकॉज उसकी भी जो आइडियोलॉजी है कम्युनिज्म की, सोशलिज्म की, वो यूएसएसआर से मैच करता है, तो ये भी उस टाइम पे यूएसएसआर के साथ थे। एंड उस टाइम पे एक और थ्योरी थी, दैट इज प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने एक थ्योरी दी थी, दैट इज डोमिनो थ्योरी, ठीक है। डोमिनो थ्योरी दी थी बाय प्रेसिडेंट ट्रूमैन। इसका मतलब क्या है, जैसे आप देख सकते हो कि एक डोमिनो थ्योरी होती है जिसमें अगर कोई ऐसे पत्ते रखे होते हैं, अगर कोई एक गिर गया तो सब गिर जाएंगे, ठीक है। मींस ऐसे होता है अगर कोई एक गिर गया तो सब गिर जाएंगे, एक डोमिनो की तरह है। तो उस टाइम पे यूएसएसआर जो है ग्रीस, टर्की, इन सब पे कम्युनिज्म स्प्रेड करने की मतलब साजिश में था, कम्युनिज्म स्प्रेड कर रहा था। एंड ग्रीस, टर्की ये जो थे यूएस के पार्ट थे, यूएस के अलायंस में थे। तो उस टाइम में ट्रूमैन ने कंटेनमेंट पॉलिसी लाई थी। कंटेनमेंट मीन्स रोकना, कंटेन करना। तो यूएस ने कंटेनमेंट पॉलिसी लाई थी एंड उसके तहत इन्होंने क्या किया था, $400 मिलियन जो है इनको फाइनेंशियल एड वगैरह दिया था ग्रीस, टर्की को, ताकि वो यूएसएसआर की उस आइडियोलॉजी के चपेट में ना आए या फिर यूएसएसआर की बात ना माने, ठीक है। तो उस टाइम पे यही सब चल रहा था, डोमिनो थ्योरी थी, कंटेनमेंट पॉलिसी लाया गया था बिकॉज वो उनको ये लग रहा था कि अगर एक आ गया, अगर ग्रीस, टर्की आ गए उनके मतलब यूएसएसआर के आइडियोलॉजी में, तो धीरे धीरे जो सारे कंट्रीज हैं वो भी आ सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, कुछ जगह पे फाइनेंशियल एड, मिलिट्री एड ये सब दिए ताकि जो कंट्रीज है यूएसएसआर को जाके फॉलो ना करे, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉक्सी वॉर्स भी हुए थे, जैसे वियतनाम में, कॉन्गो में, जो एरेना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, आपका सब टॉपिक है एरेना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो वहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कोरिया में, कॉन्गो में, वियतनाम में, अफगानिस्तान में जो भी हमले हुए थे, प्रॉक्सी वॉर्स हुए थे, ठीक है। तो यूएस एंड यूएसएसआर डायरेक्टली नहीं लड़ रहे थे, वो क्या कर रहे थे, प्रॉक्सी वॉर्स में पार्ट ले रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कोरिया में जो है कॉन्फ्लिक्ट है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में। तो उस टाइम में क्या हो रहा था कि नॉर्थ कोरिया को यूएसएसआर, एंड साउथ कोरिया को जो है यूएस जो है सपोर्ट कर रहे थे। तो यही सब चल रहा था उस टाइम पे। वियतनाम वॉर था, अफगानिस्तान में था, तो दोनों ही जो है किसी ना किसी को सपोर्ट कर रहे थे ये दिखाने के लिए कि वो पावरफुल है। तो ये कुछ प्रॉक्सी वर्स लड़े जा रहे थे, ठीक है। ये क्या थे, प्रॉक्सी वर्स, जिसके तहत भी ये अपने पावर्स को शो कर रहे थे। तो अलायंस बिल्डिंग हो गया एज वेल एज प्रॉक्सी वर्स हो गए। मिलिट्रीली वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे, मिलिट्रीली वो बहुत प्रिपेयर हो रहे थे बिकॉज कोल्ड वॉर में क्या हुआ, वॉर तो भले ही नहीं हुआ बट उससे कुछ फायदा भी नहीं हुआ, ठीक है। तो दोनों को ये डर था कि कभी भी एक दूसरे पे हमला हो सकता है, इसलिए वो अपना मिलिट्री जो है बना के पहले से ही रख रहे थे, ठीक है। तो अलायंस बिल्डिंग हो गया, सेकेंड है प्रॉक्सी वॉर्स, ओके, एंड थर्ड जो है इनका मिलिट्री बिल्डिंग एंड ऑल दैट। सो इन सब चीज़ों के थ्रू जो है वो अपना पावर शो कर रहे थे। एंड एक और चीज़, ये जो अलायंस बना रहे थे इसमें दोनों के कुछ ना कुछ फायदे थे, ठीक है। जैसे अगर छोटे कंट्रीज जो इनके अलायंस में आ रहे थे, यूएस के अलायंस में आ रहे थे, ये कुछ फ़ायदा सोच के ही उनके अलायंस में जा रहे थे। जैसे अगर यूएसएसआर की या फिर यूएस के अलायंस में कोई आ रहा है, कोई छोटे कंट्री आ रहा है, तो उसको मिलिट्री, फाइनेंशियल एड मिल जाएगा, उसको एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा कि अगर उस पर किसी ने हमला कर दिया तो वो बोल सकता है कि भाई रुको, मेरे पीछे यूएस है, ठीक है। तो आप उसको एक सपोर्ट मिल रहा था, ठीक है। एंड अगर हम दूसरी तरफ देखें, यूएस एंड यूएसएसआर जो कि इतनी बड़ी कंट्रीज है, वो इन छोटे कंट्रीज को क्यों मदद कर रहे थे, बिकॉज उनको एक तो रिसोर्स मिल रहा था, उस कंट्री का जो लैंड है वो मिल रहा था, मिनरल्स मिल रहे थे, उसके रिसोर्सेज मिल रहे थे, उसका वो लैंड मिल रहा था जिसके थ्रू वो जो है उसमें एक तो न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह रख सकते थे, मीन्स अपना मिलिट्री बेस बना सकते थे, वो वहाँ से स्पाई रख सकते थे दूसरे कंट्रीज पे, दूसरे उस पे, ठीक है। एंड ये जो है कभी भी अगर ऐसा टाइम आया जब इनको जब
मिलिट्री की ज़रूरत हो या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, फाइनेंस की ज़रूरत हो, तो ये छोटे कंट्रीज जो है कुछ कंट्रीब्यूट कर देते थे, ठीक है। तो दोनों को ही इसमें फ़ायदा था, बिना फ़ायदा के ये नहीं आते थे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो 1960s में हुई थी, ठीक है, 1960s में जिस टाइम पे हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी देख सकते हैं, उस टाइम पे हमने देखा कि कुछ हुआ नहीं, ठीक है। बट उस टाइम पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई थी कि जब देखा गया था कि कोल्ड वॉर से कुछ हो नहीं रहा, मीन्स फिर भी दोनों को डाउट है कि मेरे पे कभी भी हमला हो सकता है, इसलिए वो मिलिट्री वगैरह ये सब तैयार कर रहे थे। तो उस टाइम में 1960s में कुछ ट्रिटीज लिए जा रहे थे ताकि जो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह है इनको एलिमिनेट किया जा सके, ठीक है। जैसे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी है, एंड ये जो है ये लिए जा रहे थे, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी है, ठीक है। तो ये जो ट्रीटीज है इसलिए लिए जा रहे थे ताकि न्यूक्लियर वेपन्स जो है उनको एलिमिनेट किए जा सके, एंड ये जो डर है कि हम पे कभी हमला हो सकता है, ये सब जो डर है, या फिर एक सोल्यूशन निकालने के लिए, इन सब चीज़ों का सोल्यूशन निकालने के लिए जो है 1960s में ट्रीटीज लिए जा रहे थे फॉर एलिमिनेटिंग दी न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, एंड इस बीच जो हम देख सकते हैं राइज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, लाइक इंडिया हम देख सकते हैं 1947 में आज़ाद हो गई थी, एंड ये जो सारी घटनाएं चल रही है 1945 से चल रही है, ठीक है। तो 2 साल बाद जो है इंडिया की इंडिपेंडेंस हो गई थी, 1960s तक तो इंडिपेंडेंट हो ही गई थी। एंड इस टाइम में हम देख सकते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज थे जिनको ब्रिटेन एंड फ्रांस से जो छुटकारा मिला था, ठीक है, कॉलोनीज से जो छुटकारा मिला था, तब ये राइज हो रहे थे। जैसे हमने इंडिया को देखा, इंडोनेशिया है, घाना है, ठीक है, इन सब के जो ये जो कंट्रीज है ये आ रहे थे, ठीक है। एंड जैसे ये राइज हुए, छोटे से जगह से ये जैसे ही राइज हुए, इन्होंने देखा कि वर्ल्ड में तो इतनी बड़ी इवेंट चल रही है, मतलब वॉर वगैरह चल रही है, ये सब सिचुएशन हो रखी है। तो इन्होंने क्या सोचा कि अगर हम दोबारा किसी चीज़ में पड़े, मीन्स किसी अलायंस में गए, किसी वॉर में हमने मतलब लिया, पार्ट लिया, तो हमें जो है और भी लॉस होगा। मीन्स ये जो थे कॉलोनीज में जब कॉलोनाइजेशन चल रहा था, तब ऑलरेडी इनको इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, अगर ये दोबारा किसी इवेंट में अभी जाएंगे तो इनको और ज़्यादा नुकसान होगा। तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि हम किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करेंगे। इन्होंने अपना जो है एक नॉन अलाइन मूवमेंट बनाया, दैट इज नाम, ठीक है। एंड नाम जो है ये एक चैलेंज था फॉर बाइपोलैरिटी, ठीक है, ये एक चैलेंज के रूप में आया फॉर बाइपोल, ठीक है। जैसे हमने देख लिया था कि बाइपोलैरिटी चल रही थी, यूएस एंड यूएसएसआर की दोनों की कैंप बन चुकी थी, नाटो, वार्सो पैक्ट ये सब चल रहे थे, दोनों की अलग अलायंस बन चुकी थी, वेस्टर्न अलायंस, ईस्टर्न अलायंस, ये सब बन चुके थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अपना ही बनाया, दैट इज नाम, नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसपे उनका ये पॉलिसी था कि वो किसी भी अलायंस को, ना ही ईस्टर्न अलायंस को ना ही वेस्टर्न अलायंस को ज्वाइन करेंगे। तो ये थे नाम। इसमें 5 कंट्रीज जो है फाउंडिंग मेंबर है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया, ठीक है। इसमें जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो है ये वॉलंटियर कर रहे थे। उसके बाद हम देख लेते हैं इंडोनेशिया के सुकार्नो, ठीक है। उसके बाद है इजिप्ट के गैमल अब्देल नज़ीर, तो इजिप्ट के जो है ये भी एक डेवलपिंग कंट्री थी। उसके बाद हम देख सकते हैं घाना, क्वामे नक्रुमा का, ठीक है। तो ये जो कंट्रीज थे, एंड उसके साथ है यूगोस्लाविया का जोसेफ ब्रोज टिटो, ओके। ये जो थे फाउंडिंग मेंबर थे। 1961 में जो है इनका बेलग्रेड में समिट हुआ था, ओके। फर्स्ट समिट जो इनका बेलग्रेड में हुआ था, एंड साथ में इनको जो है बाद में अफ्रीकन कंट्रीज ने भी ज्वाइन किया, जो कि न्यूली आज़ाद हुए थे, इनको ज्वाइन किया, ठीक है। एंड इनका जो एक 2006 में इनको और एक समिट हुआ था, 14 समिट, दैट इज हवाना में हुआ था, ओके। एंड ये नाम क्यों अराइज हुआ था, बिकॉज कोल्ड वॉर का इतना टेंशन चल रहा था, इतना टेंशन का माहौल था, उस बीच जो है इन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है ग्रो किया, ताकि दोनों अलायंस से ये दूर रह सके, ठीक है। और जो है ये जो कंट्रीज थे, डेवलपिंग कंट्रीज थे, अपनी यूनिटी या फिर कॉपरेशन को भी ये दिखाते थे, बिकॉज ये सारे जो है कॉलोनाइजेशन थे इनमें, तो ये बाद में डेवलप हुए, ठीक है। एंड इनकी जो पॉलिसी थी ये ना ही आइसोलेशन की थी या फिर न्यूट्रलिटी की थी, ठीक है। दोनों में से किसी भी नहीं थे, बिकॉज न्यूट्रल
अगर हम आइसोलेशन को देखें तो आइसोलेशन का क्या मतलब होता है कि हम किसी वर्ल्ड अफेयर से दूर रह रहे हैं, ठीक है। बट इनकी पॉलिसी ये बिल्कुल भी नहीं थी, ये आइसोलेशन में नहीं थे, बिकॉज अगर हम देखें तो जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो कंटिन्यूअसली जो है पार्ट ले रहे थे, मीडिएट कर रहे थे बिटवीन जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का जो टेंशन था उसमें मीडिएशन का रोल प्ले कर रहे थे। या फिर अगर हम न्यूट्रलिटी को देखें तो न्यूट्रल भी नहीं थे, बिकॉज न्यूट्रलिटी मतलब होता है कि हम किसी वर्ल्ड से दूर है, ठीक है। तो ना ही ये वर्ल्ड अफेयर से दूर थे, ना ही वो वर्ल्ड से दूर थे, बिकॉज हम देख सकते हैं इन सारे कंट्रीज जो है ये जो नाम है नॉन अलाइंड मूवमेंट थे, ये चाह रहे थे कि ये जो कोल्ड वॉर का जो टेंशन आ रहा है, टेंशन जो चल रहा है, इसको कम किया जा सके। तो ये अपना पार्ट तो ले तो रहे थे बट उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, मीन्स किसी भी अलायंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो अगर हम कहें कि इनकी जो ये पॉलिसी थी ये आइसोलेशन की थी या फिर न्यूट्रलिटी की थी, तो ये बिल्कुल गलत होगा बोलना, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट नाम। एंड अगर हम देखें नाम में, अगर हम इंडिया का रोल देखें तो इंडिया का रोल भी जो है बहुत बड़ा है। एंड इंडिया में देखें तो जवाहरलाल नेहरू जी कंटिन्यूअसली जो है मीडिएशन का काम कर रहे थे, ठीक है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में मीडिएशन का काम कर रहे थे। एंड उस टाइम पे अगर हम देखें तो जो भी इंडियन डिप्लोमेट्स वगैरह थे ये कंटिन्यूअसली ट्राई कर रहे थे कम्युनिकेट करने की, ताकि ये जो भी टेंशन चल रहा है ये कम हो। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह थी जो यूएस और यूएसएसआर से जुड़ी नहीं थी, उनको भी जो है राइज अप करने की कोशिश चल रही थी, ताकि ये जो कोल्ड वॉर का जो टेंशन है वो कम हो सके, ठीक है। एंड नेहरू जी का जो विजन था वो था कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। तो ये जो है हम देख सकते हैं इंडिया का रोल जो था वो एक एक्टिव रोल था एज वेल एज एक पॉजिटिव रोल था, ठीक है। तो एक्टिव एज वेल एज पॉजिटिव रोल प्ले कर रही थी इंडिया, ना ही वो नेगेटिव थी ना ही वो पैसिव थी, एक एक्टिव एज वेल एज पॉजिटिव रोल प्ले कर रही थी इन सॉफ्टनिंग द कोल्ड वॉर टेंशन, ठीक है। एंड ये जो है ये नाम जो है इंडिया को कैसे फायदे दे रहा था, अब इंडिया को भी फायदे मिल रहे थे इस नाम से, कैसे देखो। अब इस नाम की वजह से जो है इंडिया अपना स्टांस ले पा रहा था, इंडिया की अपनी डिसीजन पावर थी, ठीक है। मींस इंडिया का ये डिसीजन था कि हम किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वो एक रेस्पेक्टफुल डिसीजन थी, ठीक है। मींस अगर हम देखें तो नाम से क्या हुआ, इंडिया को एक चांस मिला कि वो भी अपना डिसीजन या फिर वो भी अपना इम्पैक्ट जो है रख पाए। सेकेंड, अगर हम देखें तो इंडिया को अब कोई भी हल्के में नहीं लेता था, ठीक है। अगर मतलब किसी ने भी हल्के में ले लिया तो ये हो सकता था कि इंडिया किसी के साथ चला जाता, मींस यूएसएसआर के अलायंस में चला जाता या फिर यूएस के अलायंस में। तो यूएसएसआर एंड यूएसए दोनों ने ही जो है इंडिया को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया एंड बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट दिया, ठीक है। बट साथ साथ इंडिया के नाम पे कुछ क्रिटिसिजम्स भी आ रहे थे। जैसे फर्स्ट क्रिटिसिज्म यही आया था कि इंडिया जो है अनप्रिंसिपल्ड है। अनप्रिंसिपल्ड इसलिए बोला गया था क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे इंडिया जो है किसी भी इंटरनेशनल इशू पे अपना स्टांस नहीं रखते थे, ठीक है, इसलिए इसको अनप्रिंसिपल्ड बोला गया था। एक बार इसको इनकंसिस्टेंट बोला गया था, बिकॉज इंडिया की यही पॉलिसी थी कि किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करेंगे, बट इन्होंने जो है 20 ईयर्स फ्रेंडशिप ट्रीटी की थी विद यूएसएसआर, ठीक है। तो इसके जवाब में इंडिया में ये बोला था कि हमने 20 ईयर्स फ्रेंडशिप ट्रीटी इसलिए की थी बिकॉज ऑफ दी बांग्लादेश वॉर, ठीक है, उस टाइम में उनको हेल्प चाहिए थी, तो इसलिए इन्होंने फ्रेंडशिप ट्रीटी की थी। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो उनके अलायंस के पार्ट है। तो ये आंसर जो है मिला था, ठीक है। इसके बाद जो अगर हम देखें नाम की अगर रेलिवेंस की बात करें, जिसपे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, तो नाम की रेलिवेंस अभी नहीं है, बिकॉज अभी कोई जो है अलायंस सिस्टम नहीं है, टू पोलर बाईपोलर सिस्टम नहीं है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, तो नाम भी जो है इसका रेलिवेंस कम होता गया है। बट स्टिल कहीं ना कहीं अगर हम नाम के आइडियाज देखें तो वो अभी भी अलाइव है। जैसे जो नाम जो हुआ था नॉन अलाइन मूवमेंट जो आया था, ये कुछ आइडियाज पे बेस्ड थे। जैसे जो भी डीकोलोनाइज कंट्री थे, ठीक है, जो डीकोलोनाइज कंट्री जो कि ब्रिटेन या फिर फ्रांस के जो कॉलोनीज थे, ये जब आज़ाद हुए थे तो इनका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था जो कि सेम था। एंड इसके अंडर यही आइडियोलॉजी थी कि जितने भी डीकोलोनाइज कंट्री है अगर वो सब एक साथ आए एंड अगर सब मिलके कोऑपरेट करे, ठीक है, तो ये क्या बन सकते हैं, एक पावर बन सकते हैं। इनको दूसरे
दूसरे जो डेवलप कंट्री है उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, जो पावरफुल कंट्री उनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये जो है अपना खुद जो है पावर बना सकते हैं अगर सब एक साथ आ जाए, ठीक है। एंड ये जो है अपना जो इनका जो सिस्टम है, इनका जो गवर्नमेंटल सिस्टम है, जैसे भी ये चलता है, इनको वो डेमोक्रेटाइज करे, जो भी इनइक्वालिटी है उनको एड्रेस करे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करे। एंड जब साथ मिलके ये आएंगे, कॉपरेट करेंगे एक साथ, तो ये भी जो है पावर बन सकते हैं, ठीक है। तो यही एक आइडिया था जो डीकोलोनाइज कंट्री थे उनको लेकर ये जो है एक नॉन अलाइंड मूवमेंट था, जो इसमें इंडिया भी है। तो हम सब अगर कॉपरेट करके एक साथ बढ़े तो एक पावर बन सकते हैं, हमें दूसरे बड़े कंट्रीज़ की बड़े कंट्रीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो आइडियोलॉजीज है अभी भी रेलिवेंट है, तो इसलिए नाम की रेलिवेंस अभी कहीं ना कहीं है, बट फिर भी बिकॉज अभी कोई यूएसएसआर नहीं है, कोई यूएस नहीं है, कोई अलायंस सिस्टम नहीं है, इसलिए नाम की जो रेलिवेंस है वो ख़त्म होती जा रही है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द कोल्ड वॉर एरा कि उस टाइम पे क्या हुआ था, यूएसएसआर के टाइम पे ये जो क्या क्या घटना हुई थी, क्या रामायण महाभारत हुई थी, इन सबको इस चैप्टर में पढ़ा। तो सेकेंड चैप्टर में हम देखेंगे कि यूएसएसआर कैसे डिसइंटीग्रेट हुआ एंड ऑल दैट, उसके बाद कैसे क्या हुआ, ठीक है। सो टिल देन दिस इज फॉर द वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो गुड। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।